आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, समकालीन दक्षिण एशिया, क्लास 12 का। क्या है दक्षिण एशिया? अब हम बेसिकली देखें सबसे पहले क्या है दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और क्या नाम है हमारा, मालदीव। ठीक है, ये सब देश, पहले 5 देश थे, इसके बाद 2 और मिल गए, तो इस टाइम पे कौन से हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पहले ये इंगित किए जाते थे दक्षिण एशिया में देशों में मिलकर, लेकिन फिर बाद में 2 और देश मिल गए। वो कौन कौन से देश थे? वो थे हमारे अफगानिस्तान और म्यांमार। क्लियर है? अब इसके देखा, हम दक्षिण एशियाई पद का व्यवहार किया जाता है। उत्तर की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला, इनके उत्तर में क्या है? हिमालय है। और दक्षिण का हिंद महासागर है, पश्चिम का अरब सागर और पूर्व में मौजूद बंगाल की खाड़ी से इसका एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। यानी इसके चारों तरफ क्या है? ऊपर क्या है? हिमालय है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और क्या नाम है, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्लियर है? अब हम देखें कि दक्षिण एशिया के जो विभिन्न देशों में एक सी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। यानी कि दक्षिण एशिया के जो देश हैं उनमें सबके राजनीतिक प्रणाली क्या रही है? एक सी नहीं रही। सीमाओं के बावजूद भारत और श्रीलंका में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद लोकतंत्र व्यवस्था सफलता रही। यानी कि जब ब्रिटेन से आज़ाद हुआ भारत और श्रीलंका, तो दोनों देशों में क्या रहा? लगातार जब से लेके अब तक लोकतांत्रिक शासन है। लेकिन ऐसा कहाँ नहीं है? पाकिस्तान में नहीं है और बांग्लादेश में नहीं रहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरह के शासन रहे हैं। यानी कि डेमोक्रेसी भी रहा है, लोकतांत्रिक भी रहा है और सेना का शासन भी रहा है पाकिस्तान में। क्लियर है? तो कभी लोकतांत्रिक कभी सेना भी हम आगे पढ़ेंगे। और क्या ना, बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। यानी कि हम देखें शीत युद्ध के बाद क्या रहा? बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम रहा। पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद के सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकारें बनी। पहली सरकार बेनज़ीर भुट्टो और दूसरी नवाज शरीफ के नेतृत्व में कायम हुई। यानी कि पहले जो सरकार थी उसमें बेनज़ीर भुट्टो के उसमें यानी कि लोकतांत्रिक थी। लेकिन इसके बाद 1999 में फिर पाकिस्तान में सैनिक का तख्तापलट हुआ। यानी कि पहले क्या था? लोकतंत्र, फिर क्या आया? सैनिक शासन आया। फिर 2008 से फिर से यहाँ लोकतांत्रिक शासन रहा। यानी कि 2008 में फिर से लोकतंत्र शासन रहा। फिर 2016 तक नेपाल, अब हम बात करें नेपाल के, पाकिस्तान में देखा हमने, पहले लोकतंत्र था, फिर सेना आया, फिर लोकतंत्र आया। ठीक है, अब 2006 तक नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था। यानी कि 2006 तक क्या था? नेपाल में कौन सा सिस्टम था? राजतंत्र था, संवैधानिक राजतंत्र। पहले क्या था? हमने भारत में देखा कौन सा? वो है भारत में लोकतंत्र और श्रीलंका में भी क्या है? शुरू से लेकर लोकतंत्र। लेकिन नेपाल में और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में क्या है? कभी लोकतंत्र आया तो कभी सेना हो गया। ठीक है, नेपाल में अगर हम देखें, नेपाल में कौन सा वो था राजनीतिक सिस्टम? संवैधानिक राजतंत्र। यानी कि राजतंत्र, यानी कि राजा ने बना दिया अपना संविधान, उसके हिसाब से राजा चल रहा है। क्लियर है? इस बात का खतरा बराबर बना हुआ कि राजा हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियों को ले लेगा। यानी कि इस बात का डर था कि भाई राजा क्या कर लेगा? कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति है वो अपने हाथ में ले लेगा। क्योंकि राजा के पास, राजा वाला सिस्टम जो होता है उसमें ये होता है, सब कुछ पावर किसके हाथ में होती है? राजा के हाथ में होती है। तो 2008 में राजतंत्र को खत्म किया और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में उभरा। यानी कि लोगों ने आंदोलन किए और नेपाल भी क्या हुआ? 2008 में वहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित हो गया। बांग्लादेश और नेपाल के अनुभवों के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूरे दक्षिण एशिया में लोकतंत्र और स्वीकृति मूल्य बन चला। यानी कि हम देखें पूरे दक्षिण एशिया में ज़्यादातर किस चीज़ का देश है? लोकतंत्र वाले देश हैं। क्लियर है? दक्षिण एशिया के 2 छोटे देशों में भी ऐसे ही बदलाव की बयार रही है। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र बन गया। राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। यानी कि राजा के ही नेतृत्व में बहुत सारे दलों को वहाँ पर मिल गई कि अपॉर्चुनिटी कि हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे दल चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा द्वीप, पहला भूटान में क्या था? 2008 में क्या है? वहाँ पर राजतंत्र था। क्लियर है? 2000 भूटान में क्या है? 2008 में संवैधानिक राजतंत्र। क्या है? संवैधानिक राजतंत्र। देश मालदीव, दूसरे देश है मालदीव। 1968 कौन सा है? 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। 1968 में यह एक गणराज्य बना और यहाँ शासन की अध्यक्षता प्रणाली अपनाई गई।
2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एकमत से मतदान किया। यानी कि मालदीव ने क्या करा, संसद ने कि बहुत सारे दलों को प्रणाली दी कि भी यहाँ बहुत सारे दल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देश में चुनाव लड़ सकते हैं। मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। यानी कि पूरे देश में कौन सी पार्टी का दबदबा है, मालदीवीय डेमोक्रेसी पार्टी। जब हम देखें शुरू में हमारे पास उसका था, कांग्रेस का दबदबा था। किसका था, कांग्रेस का दबदबा था। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। एमडीपी ने 2018 में हुए चुनावों में जीत हासिल की। दक्षिण एशिया में अगर हम रिकॉर्ड देखें तो सबका मिला जुला रिकॉर्ड रहा है, सबके पास लोकतांत्रिक आकांक्षा रही है। क्लियर है, इतना समझ आया। दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं, दक्षिण एशिया में हमारे हम देखें तो पाकिस्तान, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका है, बांग्लादेश। ठीक है ना। बाद में कौन से, अफगानिस्तान और म्यांमार भी इसमें आगे मिल गए। भूटान, अब हमने देखा भारत में और श्रीलंका में शुरू से क्या है, लोकतंत्र रहा है। ठीक है। और क्या नाम है, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में कह रहा है कि कभी लोकतंत्र तो कभी सेना तख्त पलट हुई है। ठीक है। अब वैसे अगर हम देखें कि नेपाल में क्या था, पहले राजा का शासन था, फिर राजा के बाद क्या हुआ, लोगों ने लोकतंत्र बना लिया आंदोलन करने के बाद 2018 में। ठीक है। फिर भूटान का अगर हम देखें, भूटान में क्या था, पहले भूटान में क्या है, संवैधानिक राजतंत्र है। यानी कि राजा किसके हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। अगर मालदीव में देखें, मालदीव में क्या है, वहाँ पर 1968 में क्या नाम है, सल्तनत थी, पहले राजा का सिस्टम था। फिर उसके बाद क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे दलों की वो मिल गई। फिर उसके बाद कौन सी पार्टी का दबदबा, वहाँ पे एमडीपी। क्लियर है, मालदीवीय डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, ये किस तरह से पाकिस्तान में, अभी पीछे हमने पढ़ा कि सेना दखल देने लगी राजतंत्र में और लोकतंत्र किस तरह से बहाल रहा। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की भागदौड़ जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली। सबसे पहले किसने ली, पाकिस्तान में जनरल अयूब खान ने अपने देश की भागदौड़ अपने हाथों में पड़ी और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया, जल्दी ही अपना चुनाव भी करा लिया। निर्वाचन मतलब चुनाव भी करा लिया। उसने शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। यानी कि उसने क्या करा, अपने हाथ में क्या कर लिया, अपना भी चुनाव करा लिया, अपना भी बन गया। तो लोगों को गुस्सा आया, भैया हमारे से बिना इजाज़त के कैसे बन गया। क्योंकि लोकतंत्र में क्या, तो लोग चुनते हैं ना, लोकतंत्र में क्या, तो लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों द्वारा शासन। लोगों को गुस्सा आया तो उसको अपना पद छोड़ना पड़ा। इसके बाद फिर से सैन्य शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान, सबसे सैन्य शासन में कौन बना, सबसे पहले जनरल याहिया खान शासन की भागदौड़ संभाली। याहिया खान का सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान का बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा। यानी कि जब याहिया खान बना तो उस टाइम पे क्या हुआ, पाकिस्तान से कौन अलग हो गया, क्या नाम है, बांग्लादेश का संकट देखना पड़ा ना, बांग्लादेश से अलग हो गया। और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध के परिणामस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बन गया। यानी कि अगर हम देखें, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था, ये मान लो इंडिया है, इंडिया ने क्या करा था, पर ये पाकिस्तान था और ये भी पाकिस्तान था। यानी कि जो जहाँ पर एरिया मुसलमान ज़्यादा थे, उन लोगों ने अपना एरिया अलग कर लिया। तो यानी कि बेसिकली सबसे पहले ये दोनों अलग पाकिस्तान में ही हिस्सा था। ये जो बांग्लादेश था, ये इस टाइम पे वो पहले किसका हिस्सा था, पाकिस्तान का। आज़ाद दिख रहा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान की जो सरकार थी, वो क्या करने लगी, इस एरिया पर अपनी उर्दू लैंग्वेज थोपने लगी, अपने धर्म थोपने लगी, जिस वजह से क्या हुआ, वहाँ के लोगों को गुस्सा आया, लोगों ने आंदोलन किया और मदद मांगी। इंडिया ने इसकी मदद की और क्या, जिससे क्या हुआ, 1971 में पाकिस्तान का वॉर हुआ, किससे, इंडिया से। और जिसमें क्या हुआ, इंडिया ने बांग्लादेश को आज़ाद किया और ये एक आज़ाद देश बना। क्लियर है, तो समझ आया। पहले क्या था, हमारा ये बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का एक हिस्सा था। अब क्या नहीं है, वो पाकिस्तान का एक हिस्सा नहीं है, वो अलग अलग देश है। क्लियर है। टूटकर देश बना और बांग्लादेश कहलाया। यानी कि वो पूर्वी पाकिस्तान था, ये पश्चिमी पाकिस्तान था। ये पश्चिमी पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान अब नहीं है। अब वो क्या बना, टूटकर इससे बांग्लादेश बना है। ठीक है। सरकार बनी जो 1970, फिर इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी, जो 1971 से लेकर 1977 तक कायम रही। यानी कि जो लोगों ने चुना, जिसको जुल्फ़िकार को, वो सफल सरकार रही। 1977 में जनरल
जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। यानी कि 1977 में क्या हुआ, जनरल जियाउल हक ने अब इस सरकार को गिरा दिया। किसकी सरकार को? जुल्फिकार की सरकार को गिराकर 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनज़ीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतंत्र सरकार बनी। यानी कि फिर क्या हुआ, लोगों ने इसका खिलाफ किया। किसका खिलाफ किया? जनरल याहिया हक का फिर से आंदोलन किए। फिर 1988 में फिर से किसकी सरकार आई? बेनज़ीर भुट्टो की सरकार आई। इसके बाद राजनीतिक बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान में पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। यानी कि निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। 1999 में ये एक बार फिर से सेना दखल दी और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। यानी कि फिर से कौन थे? नवाज शरीफ को 1988 में नवाज शरीफ थे। नवाज शरीफ को हटा के फिर से कौन आ गया? जनरल परवेज़ आ गया। यानी कि मिलिट्री वाली शासन फिर से आ गई, सैनिक शासन। 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में किया। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन की लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव भी करवाए। यानी कि लोकतंत्र सैनिक जो शासन था उन्होंने दिखावा करने के लिए चुनाव तो करवाए, लेकिन अपना आप ही चुनाव करवाए। लोग नहीं चुनाव उन्हें जिताते थे, यानी कि गलत चुनाव करते थे सिर्फ नाम के लिए। 2008 से पाकिस्तान में लोकतंत्र तरीके से चुने जा रहे हैं। यानी कि लोग 2008 से देखें तो लगातार अब क्या है, वहाँ पर पाकिस्तान में लोकतंत्र ही आ रहा है। सबसे पहले क्या आया? लोकतंत्र था। उसके बाद फिर से सैनिक शासन आया, फिर लोकतंत्र आया, फिर सैनिक शासन आया, फिर लोकतंत्र आया, फिर सैनिक शासन आया। यानी कि इस तरह से पाकिस्तान में सेना ने बहुत ज़्यादा दखल अंदाज किया। किसमें? राजनीति में। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी ना बन पाने के कारण यहाँ सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। यानी कि हम देखें सेना का किस चीज़ का दबदबा है? धर्मगुरु यानी कि धर्म के बेस पर, भूस्वामी के बेस पर क्या करती है, वहाँ पे सेना क्या करती है? इंटरफेयर करती है राजनीति में। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन का कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। इस वजह से सेना समर्थक समूह ज़्यादा मजबूत है। यानी कि पाकिस्तान की जो सरकार होती है वो ज़्यादातर किस पर फोकस करती है? इंडिया पे फोकस करती रहती है। किस पे? ज़्यादातर लड़ाई पर सबकी, जिसकी वजह से क्या है, सेना को मौका मिलता है शासन संभालने का, वो और ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमा चौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को ज़्यादा ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेम मजबूत है और वहाँ मानवाधिकार आंदोलन की काफ़ी मजबूत है। यानी कि अगर हम देखें जिस तरह से वहाँ पर लोगों ने अपने आंदोलन करके अपनी बात मनवाई, अपने लोकतंत्र शासन दोबारा लेकर आए, तो इस तरह से क्या है, वहाँ के लोग क्या हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं और इंडिया को देखकर प्रभावित होते हैं। जैसे इस तरह से इंडिया और देशों में लोकतंत्र है, तो वो उस चीज़ को देख के प्रभावित होकर अपने आप को भी लोकतंत्र पसंद करते हैं। क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है? बहुत अच्छा सिस्टम है जिसमें लोगों के द्वारा होता है, सिस्टम लोगों के लिए होता है। ठीक है ना? तो इतना समझ आया। हमने देखा पाकिस्तान के सिस्टम में, हमने देखा किस तरह से पहले लोकतंत्र था, फिर इस तरह से फिर सैनिक शासन आया, फिर लोकतंत्र आया, फिर सैनिक शासन आया। इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट अब हम देखें बांग्लादेश में लोकतंत्र। हमने पहले बता चुके हैं कि बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा था? पहले पाकिस्तान का हिस्सा था। पश्चिमी जो पाकिस्तान था वो पाकिस्तान था है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था वो कौन है? बांग्लादेश था। क्लियर है? 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। यानी कि देखें 1971 में आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। बांग्लादेश एक देश बना था। ठीक है ना? अंग्रेजी राज के समय के बंगाल और असम के विभाजन हिस्सों से पूर्वी पाकिस्तान का ये क्षेत्र बना। यानी कि जब बंगाल और असम के क्षेत्र से मिलकर क्या बना? ये पूर्वी पाकिस्तान बना। इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने उर्दू भाषा को लादने के खिलाफ थे। यानी कि जो बांग्लादेश के जो देश थे, यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो देश थे, उन पर क्या चीज़ थोपी जा रही थी? उर्दू थोपी जा रही थी उनका। ठीक है ना? जिसको पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार का खिलाफ विरोध किया। यानी कि जब पाकिस्तान अलग हो गए तभी क्या हो गया? पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे। किसके खिलाफ? आपके वहाँ की जो लैंग्वेज थी, कौन सी लैंग्वेज?
बंगाली संस्कृत जो लैंग्वेज थी उस पर क्या करने लोगों इनको आज़ाद मतलब फोकस नहीं किया गया, इनकी लैंग्वेज को दबाने की कोशिश की और उर्दू को बहाल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से क्या हुआ इन लोगों ने अपने आंदोलन करने शुरू कर दिए। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में अपने नियोजित प्रतिनिधित्व तथा राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की मांग भी उठाई। यानी कि इस क्षेत्र के लोगों ने कहा भैया पाकिस्तान क्या कर रहा था, इधर से ही बैठ के दूसरे वाले पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, क्या ऐसा थोड़ी चलता है सिस्टम। तो इस क्षेत्र के लोगों ने कहा भैया हमारी खुद की सरकार होना चाहिए, इस चीज़ की भी आवाज़ उठाई। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। यानी कि वहाँ के जो लीडर कौन बने, शेख मुजीबुर रहमान ने किस चीज़ का फोकस किया, अपने आप को लोकतंत्र अपने आप को आज़ाद करने के लिए और अपनी आवाज़ उठाई। यानी कि जो नेता उस टाइम पे कौन उभरे, शेख मुजीबुर रहमान। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वायत्तता की मांग की, यानी कि पूर्वी क्षेत्र उन्होंने अपनी स्वायत्तता की मांग भी की। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग के 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। यानी कि जब चुनाव हुए, मतलब इतना तो पाकिस्तान ने कह दिया हाँ चलो हम चुनाव करवा देंगे, तुम्हारी अपनी सरकार होगी, अपनी अलग सरकार होगी। जब चुनाव हो गए उसमें कौन जीता, उसमें शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के पार्टी के अवामी लीग के नेता चुने 1970 में, ठीक है ना। बहुत भारी वोट से वो जीते। अवामी लीग का संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। यानी कि किसका उसमें दबदबा हो गया, वो अवामी लीग का हो गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेता का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। यानी कि सरकार ने कर दिया भैया चलेगी तो किसकी, हमारी ही चलेगी। पाकिस्तान के पश्चिमी जो पाकिस्तान की जो सरकार थी उसने कहा था भैया यहाँ पर चलेगी तो किसकी, हमारी ही चलेगी। शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल याहिया खान से के सैनिक शासन में पाकिस्तान सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। यानी कि क्या हुआ कि भैया वो जो शेख मुजीबुर रहमान जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया, यहाँ के नेता को पूर्वी पाकिस्तान के नेता को गिरफ्तार कर लिया। और जो वहाँ की पाकिस्तान की जनरल याहिया सरकार थी उन्होंने क्या करा, बांग्लादेश की सरकार आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। क्लियर है। हजारों लोग पाकिस्तान सेना के हाथों मारे गए। इनके बेचारे जो बेगुनाह लोग थे, हजारों लोग मारे गए। लोग भारत पलायन करके, बहुत सारे लोग जो थे क्या गए, भारत भी आ गए। मतलब तो यहाँ से क्या हो गया, भारत भी आगे आने लगे। इस की जो समस्या थी उस टाइम में, हम क्या हुआ था, अब इंडिया नया नया आज़ाद हुआ था, हमारे सामने विकास की समस्या चल रही थी। तो जिस समय क्या हुआ, जब यहाँ के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में पलायन करने लगे, इनके भारत में आने लगे, तो क्या हुआ, भारत को इसमें क्या करने लगा, इंटरफेयर करना पड़ा कि भैया हाँ तुम अपने लोगों को संभालो, या तो इसको जो मांग रहे हैं वो दे दो। तो भारत ने क्या करा, भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आज़ादी की मांग का समर्थन किया। यानी कि इंडिया ने क्या करा, किसका मदद किया, पूर्वी पाकिस्तान की मदद की और उन्हें वित्तीय और सैन्य सहायता भी दी। यानी कि उनको पैसे से रिलेटेड और सैन्य सहायता भी दी। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। यानी कि पाकिस्तान को बुरा लगा भैया ये क्यों इंटरफेयर कर रहा है हमारे देश में, जिसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला कर दिया 1971 में। और इसमें क्या हुआ, कौन जीता था, इसमें इंडिया जीती। क्लियर है। भारत और युद्ध की समाप्ति पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण तथा एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश के निर्माण के साथ हुआ। इनकी युद्ध की समाप्ति कैसे हुई, जब वो हार गया पाकिस्तान। जब पाकिस्तान हार गया तो क्या नाम है, एक पूर्वी पाकिस्तान क्या बना, बांग्लादेश के रूप में निर्माण हुआ उसका। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को धर्मनिरपेक्ष, यानी कि हर एक धर्म का क्या होगा, पर सम्मान किया जाएगा। लोकतंत्र तथा समाजवादी देश घोषणा की। यानी कि जब वो आज़ाद हुआ उसने 3 चीज़ फोकस की, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र और समाजवादी देश को घोषित किया। बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यात्म शासन प्रणाली कर दी। यानी कि जब 1971 में शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के लीडर बन गए तो उन्होंने भी अगर संसदीय चेंजेस करके क्या कर दिया, खाली एक ही पार्टी रख दी, कौन सी, अवामी लीग। उसके अलावा कोई और सी पार्टी वहाँ पर चुनाव नहीं जीत सकती। छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। इससे तनाव और संघर्ष की स्थापना पैदा हुई और 1975 के अगस्त में सेना ने उनके खिलाफ बगावत कर दी। यानी कि फिर क्या हुआ कि अब जो शेख मुजीबुर रहमान थे उन्हीं के खिलाफ ये कर दी, सेना ने बगावत कर दी
और इस नाटकीय तथा त्रासद घटनाबुद्ध में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हो गई। इनके अच्छे खासे लीडर बने थे, लेकिन सोचा कि मेरे हाथ से वो ना जाए, तो उन्होंने क्या कर दिया, और पार्टी पे बैन कर दिया कि और पार्टी नहीं हो सकती, खाली मेरी पार्टी जीतेगी चुनाव में। जिसकी वजह से क्या हुआ, सेना ने आकर इनको भी मार दिया। तो नए सैनिक शासन जियाउर रहमान ने, फिर अब कौन आया इनके बाद, जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 में चुनाव में विजेता रहे। जियाउर रहमान की हत्या हुई, इनकी भी हत्या हो गई, और क्योंकि ये क्या होता था, सैनिक शासन था। जियाउर रहमान की हत्या हुई। लेफ्टिनेंट नेशनल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन में बहादुर संभाली। इनके फिर से सैनिक शासन ने बहादुर संभाली। कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल MH इरशाद ने। लेकिन बांग्लादेश जनता जल्दी ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई। इनके लोगों को समझ आया, भैया हाँ, सैनिक शासन से हमारा देश नहीं चल सकता, हमारे लिए क्या होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। आंदोलन में छात्र आगे आगे चल रहे थे। बाध्य होकर जनरल इरशाद ने इस एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों की छूट दी। इसके बाद के समय में जनरल इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा और 1991 में चुनाव हुए। इसके बाद से बांग्लादेश में क्या है, आज बहुदलीय चुनाव होते हैं, यानी कि लोकतंत्र कायम है। यानी कि फिर से क्या, मतलब उनको आकर अपना क्या करा, अपना पद छोड़ना पड़ा इरशाद को। फिर वहाँ पर क्या है, अब से 1991 से क्या है, वहाँ पर चुनाव हुए, और जब से क्या है, वहाँ पर लोकतंत्र बहाल है। इतना क्लियर है हमने बांग्लादेश के बारे में। पाकिस्तान में बड़ा, दोनों में क्या था, क्या नाम है, सिस्टम ये था कि कभी क्या नाम है, लोकतंत्र आता तो कभी सैनिक शासन। अगर अब हम पढ़ेंगे नेपाल में राष्ट्रतंत्र और लोकतंत्र, यानी कि नेपाल में किस तरह से राष्ट्रतंत्र और राष्ट्रतंत्र से लोकतंत्र आया, यानी कि राजा का तंत्र। नेपाल अतीत में एक हिंदू शासन था, यानी कि नेपाल के पहले क्या था, हिंदू राज्य था। फिर आधुनिक काल में कई सालों तक यहाँ संवैधानिक शासन रहा, राष्ट्रतंत्र रहा, यानी कि संवैधानिक राष्ट्रतंत्र के राजा ने संविधान बनाकर उसी के हिसाब से वहाँ पर रूल्स बनाए जाते थे। संवैधानिक राष्ट्रतंत्र के दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियाँ और आम जनता ज़्यादा खुले और उत्तरदायी शासन की आवाज़ उठाने लगे। लोग क्या करने लगे, भाई अपनी आवाज़ उठाने लगे, भाई हमें क्या चाहिए, राजा का तंत्र नहीं चाहिए। तो लेकिन राजा ने सेना की सहायता से क्या कर दिया, लोगों की आवाज़ को दबा दिया, लोकतंत्र की जो राह थी उसको रोक दिया। एक मजबूत लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की चपेट में आकर, मतलब जब ज़्यादा आंदोलन बढ़ने लगे, लोग आवाज़ उठाने लगे, तो 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग मान ली, यानी कि राजा ने मान लिया, चलो ठीक है, लोकतंत्र संविधान हम बना लेते हैं, लोगों का शासन हम बना लेते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बहुत छोटा समस्या से भरा रहा। 1990 के दशक में नेपाल के माओवादी नेपाल के नेता के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव जमाने के कायम हुए। यानी कि माओवादी सिस्टम क्या होता है, इसमें लोग अपनी लड़ाई पे फोकस करते ज़्यादा। फिर माओवादी और राजा और सत्ताधारी अभिजनक के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। यानी कि माओवादी क्या चाहते थे, राजा के खिलाफ अपने विरोध करना चाहते थे, किससे, हथियारों के साथ। जिससे क्या हुआ, राजा को जब ये पता लगा तो राजा ने क्या करा, गुस्से में आके 2002 में राजा ने संसद जो उसको भंग कर दिया और अपनी इसकी जो सरकार थी उसको गिरा दिया और अपना शासन दोबारा लेकर आ गए। लोकतंत्र को यानी कि गिरा दिया राजा ने गुस्से में आके, क्योंकि जब पता लगा कि भाई हाँ, लोग मेरे खिलाफ मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे खिलाफ, तो राजा ने आकर क्या कर दिया, 2002 में फिर से संसद को भंग कर दिया। फिर अप्रैल 2006 में यहाँ देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन हुआ, यानी कि 2006 में फिर से लोकतंत्र होने लगे। फिर संघर्ष लोकतंत्र समर्थक के शक्तियों ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल की, यानी कि जब आंदोलन में इन्होंने फिर से अपनी जीत हासिल की लोगों ने। और फिर जबकि वहाँ के जो राजा थे ज्ञानेंद्र ने बाध्य होकर संसद को बहाल दोबारा से किया। 2002 में भंग कर दिया गया था। मोटे तौर पर अहिंसक रहे इस प्रतियोग का नेतृत्व 7 दलों के गठबंधन ने किया मिलकर माओवादी के। नेपाल में फिर क्या हुआ, यानी कि 2002 में जिसको भंग कर दिया गया, फिर राजा ने आकर दोबारा से कर दिया। वहाँ पर 2006 में क्या नाम है, दोबारा से वहाँ पर लोकतंत्र आ गया। नेपाल में लोकतंत्र की आमद अब लगभग मुकम्मल हुई, यानी कि इस टाइम पे क्या है, वहाँ पर लोकतंत्र ही है। फिर उसके बाद क्या, वहाँ पर दोबारा संसद बनाए गए, संविधान बनाए गए। क्लियर है। इसमें पहले नेपाल में ऐसा कुछ नहीं था, पहले राष्ट्रतंत्र था। राष्ट्रतंत्र के था, लोगों ने कहा भैया हमें लोकतांत्रिक सिस्टम बनाओ, संविधान। तो सरकार ने राजा ने क्या करा, भैया हाँ, राजा तो मैं रहूँगा, लेकिन तुम लोकतांत्रिक सिस्टम बना लो। सिस्टम बना दिया गया, लेकिन क्या नाम है, नाम मात्र, लेकिन पावर किसके हाथ में थी, राजा के हाथ में थी। ठीक है ना, किंग उसके हाथ में थी। लेकिन क्या हुआ, जब राजा को पता लगा भैया मेरे खिलाफ क्या हो रहा है, यहाँ पर उल्टा ही क्या नाम है, मुझे मारने की कोशिश की जाती है, तो राजा ने गुस्से में आकर 2002 में क्या कर दिया, संसद को भंग कर दिया, यानी कि
सरकार गिर गई जो थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर जब दोबारा लोग आंदोलन करने लगे तो 2006 में फिर से क्या गई, वहाँ पर सरकार आ गई। अब क्या है, वहाँ पर अपने संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान सभा है, पूरा अपना लोकतंत्र सिस्टम है। तो नेपाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस ये थोड़ा सा सिस्टम हुआ था। क्लियर है। इसमें नेक्स्ट जो जो टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है।